स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, एसओएल के स्टूडेंट हैं, या फिर वो एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, और या फिर वे सभी स्टूडेंट्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में डीयू में किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है। वे सभी स्टूडेंट्स जिनके पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और वे 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और 6th सेमेस्टर में उनके पास में हिंदी सिनेमा वाला सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आप सभी के लिए ये फर्स्ट वीडियो है, ये यूनिट नंबर 1 है, स्टार्ट कर रहे हैं। और आप सभी की हाईली डिमांड आ रही थी कि सर हम ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास में ये सब्जेक्ट है, तो इस वीडियो को, इस टॉपिक्स के वीडियोस को प्रोवाइड करा दीजिए। इस सब्जेक्ट के अंदर जितने भी टॉपिक्स आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अब एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं रह गया है, 10 से 20 दिन में आप सभी के एग्जाम्स की तैयारी करनी है। तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वही आपको पढ़ना है। तो हम आप सभी के लिए वही इंपॉर्टेंट टॉपिक को बात करेंगे। फर्स्ट यूनिट है और यूनिट का नाम है भारत में ब्रॉडकास्टिंग। अगर हम बात करें ब्रॉडकास्टिंग कब है, ये औपनिवेशिक काल। औपनिवेशिक काल कौन सा काल होता है? ये वो काल होता है जब हम किसी के उपनिवेश होते हैं। उपनिवेश मतलब ऐसे लोग जो कि किसी विदेशी सीमा में पहले रहते थे लेकिन आपके देश में आ गए, और वो मोस्टली अपना जो यहाँ पर आगमन उनका हुआ है उसका मेन पर्पज था व्यापार या फिर वाणिज्य। व्यापार के कारण जब वो यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी धीरे धीरे कॉलोनीज बसाई और उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ की पूरी शासन व्यवस्था पर अपना नियंत्रण कर लिया, और इसीलिए औपनिवेशिक काल यानी औपनिवेशिकरण जो है उसको कॉलोनाइजेशन भी कहा जाता है। तो नाउ यहाँ पर सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए यही बन जाता है कि औपनिवेशवाद क्या है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, भारतीय समाज पर उपनिवेश का क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आप सभी को पहले ही बता दूं, अगर आप लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को ज़रूर करके जाना। और आज हम सबसे पहले औपनिवेशिकरण क्या होता है इसको तो समझेंगे, औपनिवेशिकवाद क्या होता है इसको तो समझेंगे, लेकिन भारतीय समाज पर उसके क्या क्या प्रभाव पड़े उन पॉइंट्स के साथ भी हम डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले औपनिवेशिक काल कब से कब तक माना जाता है, तो ध्यान रखना है आप सभी को। भारत का जो औपनिवेशिक काल था वो 1757 से लेकर 1947, अगर आप देखेंगे लगभग 190 से लेकर 200 सालों तक ये पूरा का पूरा औपनिवेशिक शासन रहा हमारे ऊपर। और इस औपनिवेशिक शासन की वजह से हमारे समाज में बहुत सारे परिवर्तन आए। उन सभी परिवर्तनों को, उन सभी प्रभावों को आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक जो शासन है ये शुरुआत कब से होती है, तो ये शुरुआत होती है 1757 में। जो प्लासी का युद्ध था इसमें सिराजुद्दीन दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है जिसे हम प्लासी का युद्ध कहते हैं। उस युद्ध के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी रही, और जिसकी वजह से सबसे पहले बंगाल में एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान रखना है, प्लासी के युद्ध में विजयी पाती है, और दूसरा जो बक्सर का युद्ध है, प्लासी के युद्ध की डेट यही है और बक्सर के युद्ध की डेट आप सभी को याद रखनी है 1764। ठीक है, तो इन दोनों युद्धों के बाद में बंगाल पर अगर हम देखें, बंगाल पूर्णतः किसके अधीन चला जाता है? बंगाल अधीन चला जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के, और इसके बाद में औपनिवेशिक शासन जो है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो ये थी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हम बात करेंगे उस समय भारतीय समाज कैसा था। तो आप सभी छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हो, जिसके अंदर आपने मुगलों के बारे में भी पढ़ा है और औरंगजेब का शासनकाल भी पढ़ा है आपने। तो उसके अंदर हमने देखा, अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो इसके लिए भी एक अलग से वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं आप लोगों को 4th सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट्स हैं हिस्ट्री के उनके लिए आएगी, तो आप वहां पर जरूर देख लेना, मुगल साम्राज्य का पतन। तो उस टॉपिक को जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो आपको जिस काल के बारे में अभी इस क्वेश्चन में हम पढ़ रहे हैं तो उस समय का समाज आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो हम बात कर सकते हैं औपनिवेशिक काल जो है वो हमारे लिए एक वैज्ञानिक क्रांति का काल रहा, क्योंकि बहुत सारी नई नई जो सुविधाएं हैं या फिर हम कहें नई नई तकनीकें हैं वो अंग्रेजों के माध्यम से हमारे यहाँ पर आई। जैसे ट्रेनों का आविष्कार की बात कर सकते हैं, उद्योगों का आविष्कार की बात कर सकते हैं, उद्योगों में तेजी लाने की बात कर सकते हैं। तो ये इसी प्रोसेस से शुरू हुआ। और देखिए, हम 14वीं शताब्दी जो है पुनर्जागरण का काल है, और जो 18वीं शताब्दी है इस अवधि आते आते ये पूरी तरीके से औपनिवेशिकरण जो है ना केवल भारत पर बल्कि क्रांति थी क्या, आप लोगों को सबसे पहले ये समझना है। तो इस काल में 14वीं से 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, उद्योगों का इंडस्ट्रियलाइजेशन दे हुआ। अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा 17वीं शताब्दी का ही एक ऐसा काल था, 17वीं से 18वीं शताब्दी, जहाँ पर यूरोप के अलग अलग देशों में
औद्योगिकरण हुआ। सबसे पहले ब्रिटेन में, फिर अन्य देशों में भी औद्योगिकरण हुआ। इसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति हुई। उस क्रांति के बाद में लोगों समाज के द्वारा अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुए और उन्होंने अपने अधिकारों की डिमांड करी। ये सारी चीज़ें ये क्रांति करी। और 1789 में फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति के बाद में यूरोप में जो राजशाही है वो काफ़ी हद तक सीमित हो गई। इससे पहले जो राजशाही थी वो पूरी तरीके से सीमित नहीं थी। राजा का जो तंत्र था वो बहुत ज़्यादा मजबूत था और इन्होंने धीरे धीरे ना केवल अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर दक्षिण अमेरिका, इन महाद्वीपों पर नहीं, ऑस्ट्रेलिया पर नहीं, बल्कि कई जगहों पर इन्होंने अपने अपने उपनिवेश बनाए और उन उपनिवेशों के संसाधनों का इस्तेमाल करके आज ये इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद में आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये सदियों पुरानी सामंती व्यवस्था थी जिसका ये घटक है। जैसे बहुत एग्जांपल आपने वास्को डी गामा या कोलंबस के बारे में पढ़ा होगा क्लास 11th क्लास के अंदर। उसके अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से वो भारत की खोज करने के लिए निकले थे और किस तरीके से उन्होंने नए नए स्थानों को खोजा और नए नए स्थानों को खोजने के बाद में वहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन उन्हें मिले उन सभी प्राकृतिक संसाधनों को उन्होंने किस तरीके से अपने देश के विकास के क्षेत्र में यूज़ किया। तो माल के बारे में बात करें, माल बड़े पैमाने पर उत्पाद, कच्चा माल की ज़रूरत दुनिया भर में, बाज़ारों में, कॉलोनियों में इनके लिए इनकी डिमांड थी। पहली बात तो कच्चे माल की इनको बहुत डिमांड थी क्योंकि ये क्या करते हैं, ये करते थे रिसाइकल, वस्तुओं का रिकंस्ट्रक्ट करते थे, वस्तुओं को पुनः निर्माण करते थे और उसके बाद में उपनिवेश देशों में उनसे एक तो कच्चा माल लेते थे और उन्हीं देशों को विनिर्मित वस्तुएं बेचते थे जिससे इनको अधिक लाभ मिलता था। यूरोप के देश अगर हम देखें तो इसने अगर अपनी कॉलोनीज बनाने में, बाजार बनाने में और अपने विकास करने में बाकी अन्य देशों को पीछे छोड़ दिया। कई समुद्री यूरोपीय देश उपनिवेश बनने के लिए धन के क्षेत्र की तलाश में नौकाएं की, जैसे कि कोलंबस वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया। इसमें डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, स्पेन और अंग्रेजी, ये 5 देश आप सभी को याद रखना है। 17वीं शताब्दी में इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इन्होंने व्यापारिक संबंध अपने स्थापित करने के लिए भारत में एक तो मुगल साम्राज्य से इन्होंने क्या किया था, मुगल साम्राज्य औरंगजेब के बाद में कमज़ोर हो गया और जैसे ही औरंगजेब कमज़ोर हुआ तो इनको अधिकार पत्र तो मिल ही गया था इससे पहले ही व्यापार करने का। तो इन्होंने धीरे धीरे इस कमज़ोरी का लाभ उठाया और उन्होंने धीरे धीरे ना केवल अपने व्यापार को बढ़ते समाज में पूरी तरीके से इन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाया, बल्कि धीरे धीरे छोटे जो क्षेत्रीय राजा थे उन राजाओं को आपस में लड़वा कर उनकी शक्तियों को सीमित करके और साथ ही साथ ऐसे स्थान पर जहाँ पर इनके लिए वो ज़्यादा फायदेमंद था उन जगहों पर इन्होंने कब्जा करके अपने प्राकृतिक संसाधनों को यूज़ करके आज वो तेज़ी से आगे बढ़ गए। तो ये ही पूरी तरीके से हम देखें तो ये था एक तरीके से औपनिवेशीकरण। लेकिन इसके बाद में 1857 के विद्रोह के बाद में ये थोड़ी सी सिचुएशन बदल गई थी। 1857 से पहले जो था, आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटिश शासन को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो कंपनी का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ आप लोगों को क्या याद रखनी है, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि क्राउन का शासन, क्राउन का शासन, आपको ये भी चीज़ याद रखनी है। ये 2 शासन के भाग में हम इसको विभाजित करते हैं और ये इनके बीच में विभाजित करने का कार्य भी 1857 का महाविद्रोह था। 1857 के महाविद्रोह से पहले जो है कंपनी का शासन था, लेकिन 1857 का जब महाविद्रोह हुआ उससे पूरी की पूरी ब्रिटिश शासन की नींव हिल गई। और भारत इनके लिए इतना इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा कच्चा माल और बहुत ही ज़्यादा टैक्स उनको मिलता था, जिससे उनके देश की आर्थिक वृद्धि हो रही थी। तो वहाँ की जो संसद थी, उन संसद के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन के सारे अधिकार छीन लिए गए और इसके बाद में वहाँ से एक वायसराय की नियुक्ति की जाती थी और वो वायसराय क्या करता था, यहाँ की शासन वगैरह की देखरेख करता था। आप सभी को ध्यान रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को आगे चल के भंग कर दिया गया था, जैसा कि मैंने बताया, और भारत औपनिवेशिक रूप से सीधे ब्रिटेन के शासन में आ गया। 19वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश उपनिवेश काफ़ी आशंकित थे, या फिर हम कह सकते हैं ज़्यादातर ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर 19वीं शताब्दी में जिन पर उन्होंने अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया था। अच्छा, तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में ऐसे क्षेत्र थे, ज़्यादातर जगहों पर इन्होंने भारत पर शासन कर लिया था और लगभग ये शासन पूरा 200 वर्षों तक चला, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक रूप में शासन किया था और ब्रिटिश शासन उपनिवेश के रूप में फिर इसका धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जैसा कि वायसराय वगैरह का सिस्टम शुरू होता है। जैसा कि अंग्रेजों ने भारत में धन छीनकर भारत को लूट लिया। एक समय कहा जाता था कि भारत जो है उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था और भारत से सारी धन संपदा, जितनी भी कीमती हीरे जवाहरात, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी, वो सारी की सारी चीज़ें वो ले गए। इससे भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हुई, गरीबी बढ़ने लगी और हस्तकला के उद्योग जो है धीरे धीरे बर्बाद हो गए, क्योंकि ब्रिटेन की जो मशीनों की जो उत्पादन वस्तु थी वो उनका कंपटीशन नहीं कर सकते थे।
जैसा कि मैंने यहाँ पर बता दिया। और धीरे धीरे क्या है कि ब्रिटेन की मशीन की चीज़ें हमें खरीदनी पड़ी, और क्योंकि हम अपनी वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकते थे, अगर करते भी तो हमें टैक्स देना पड़ता था। अब हम बात करेंगे उन सभी पॉइंटों के बारे में जो कि ब्रिटिश शासन का हमारे पास में क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रभाव तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में कई बदलावों के दौर से गुजरा। पहले हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी, लेकिन धीरे धीरे ट्रेन का आविष्कार, परिवहन का आविष्कार, और धीरे धीरे फिर जो है खाने खदाने या फिर जो उद्योग हैं वो सब स्थापित होने शुरू हो गए। और औपनिवेशिक इस बात का अंग्रेज बखूबी ध्यान रखते थे कि अगर कृषि करते भी थे तो उसमें कुछ परिवर्तन किए। इनसे नगदी फसल वे फसलें होती हैं जिन्हें बेचकर ज़्यादातर हम पैसा कमाते हैं, जैसे सब्जियां, फल, ऐसी चीज़ों को उन्होंने उगाने में प्राथमिकता दी, या फिर जिनका एक्सपोर्ट ये दूसरे देशों में करते हैं। बार बार पैदावार लेने से भूमि जो है उपजाऊ क्षमता थोड़ी सी कम होने लगी, और जो है इससे जब ज़्यादा किसानों को बेनिफिट हो रहा था नकदी फसलों से, तो उनसे ज़्यादा टैक्स भी वसूल किया जा सकता था। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट, भारत में उस समय कई गंभीर अकाल देखने को पड़े। जैसा कि मैंने बताया, बार बार कृषि करने से भूमि जो है उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो गई, और ख़त्म होने के कारण लोगों ने भाई अकाल का टाइम पीरियड देखा, उसमें लाखों लोगों की जान गंवाई। आधुनिक चिकित्सक और स्वास्थ्य व्यवस्था धीरे धीरे अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर शुरू की गई। आप देख सकते हैं दिल्ली में कश्मीरी गेट जो मेट्रो स्टेशन भी है, या फिर जो आप रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पे जाओगे तो वहाँ पर आपको एक सेंट का हॉस्पिटल मिलेगा जो कि अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था। अच्छा, तीसरी चीज़ अगर हम बात करें, अंग्रेजों द्वारा नए दंड संहिता यानी नए कानून लेकर आए थे ये, और आधुनिक नियमों को लागू करने में इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्होंने अपना क्या आपराधिक सिविल कोड प्रक्रिया नया जारी किया था, और आज भी अगर हम देखें तो हमारे ज़्यादातर जो शासन के जो नियम है हमने ब्रिटिश शासन से ही लिए गए। इसका मतलब ये था कि कानून की नज़र में समानता रहेगा, सबको जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग, भाषा, हर किसी के आधार पे किसी से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो आपको ये भी क्लियर है। हम बात करते हैं नेक्स्ट, कानून के जो क्षेत्र हैं उसके साथ में कई सामाजिक सुधार भी संभव हुए, कई सारे सामाजिक सुधार किए गए, जैसा कि सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। सती प्रथा आप सभी को पता है। सती प्रथा जैसे आपने रानी पद्मावत मूवी भी देखी होगी, जिसमें जिसमें सती प्रथा मौजूद थी, या फिर अगर कोई भी राजा वीर गति को प्राप्त होता था तो उसकी जो पत्नी है उसे अपनी पति की चिता के साथ ही सती होना पड़ता था। इसके अलावा विवाह योग्य आयु बढ़ाना, पहले बाल विवाह था तो आयु कितनी होनी चाहिए ये फिक्स करना, महिलाओं के लिए शिक्षा आवश्यक है ये तय करना, और कुछ भारतीय राजा जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और कुछ अन्य ऐसे विद्वान रहे जिन्होंने भारतीय समाज के अंदर अलोकनीय परिवर्तन किए। इसके अलावा आधुनिक शिक्षा का शुभारंभ लॉर्ड जो मैकाले द्वारा वकालत की गई नई नीति के रूप में किया गया था, जिससे पहले 1985 में रखा गया, और शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत में उर्दू, संस्कृत, फारसी जैसी भाषाओं की प्रतिस्पर्धा होने लगी थी, यानी इनके बीच में कंपटीशन बढ़ने लगा था। आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कई स्कूल और कई विश्वविद्यालय खोले गए थे। अगर हम देखें आज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी अंग्रेजों के द्वारा ही खोला गया था। भारतीयों को, मध्यम और निम्न लोगों को रोजगार देने के लिए क्या करना चाहिए, सरकार को कैसे कदम उठाने चाहिए, इसके लिए भी इन्होंने एक मार्ग प्रस्तुत किया था। तो अब तक 4 पॉइंट को हम पढ़ चुके हैं जो कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत इसके प्रभाव को है। अगला परिवहन के बारे में, परिवहन संचार के आधुनिक जो टेलीफोन के जो नेटवर्क होते हैं, या फिर जो आज के समय में जो परिवहन में अगर हम बात करें रेलवे लाइनों का, तो उसका निर्माण करने में आप सभी को पता है मुंबई से ठाणे तक जो पहली ट्रेन चली थी, उसके बाद में आज पूरा देश जो है ना केवल संचार में डाक पोस्ट जो कि इन्हीं के द्वारा सिस्टम शुरू किया गया था उसके ऊपर निर्भर है, बल्कि हम देखें तो 1909 में भारतीय रेलवे लाइनें और भी अन्य स्थानों पर बिछाई गई। रेलवे ये भारतीय जो है 1900 पूरी तरीके से 1909 में नहीं, आप सभी को ध्यान रखना है। पहली बात आप लोगों को, अंग्रेज द्वारा स्थापित जो रेलवे नेटवर्क है दुनिया के सबसे बड़े रेलवे के नेटवर्क में से एक हैगा। आधुनिक उद्योग की शुरुआत की गई भारत में, कई सारे नए जिससे पेशे में भी वृद्धि हुई, और कुछ काम पहले ऐसा होता था जो कि कुछ जातियों के ऊपर आधारित ही होता था, वही जाति करते हैं, उन तरह की सोच में भी धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। ऐसा नहीं कि उन्हीं लोगों को ही काम करना है। आधुनिक उद्योग की शुरुआत की गई, ठीक है, ये पॉइंट हमने पढ़ लिया, जिससे भारत में नए पेशे उभरे और नई जाति व्यवस्था जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया। जैसे पहले कुछ काम है धोबी के लिए होते थे, या कुम्हार के लिए होते थे, या फिर हम बात करें लोहार के लिए होते थे, इन सब में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आया। औद्योगिकरण के कारण में क्या है, शहरों का विकास हुआ है, आधुनिक शहरों का निर्माण हुआ है। जैसे उन्होंने दिल्ली प्रशासनिक शहर के रूप में, कलकत्ता को आप देख सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया था, कई सारे नए शहर भी विकसित किए। इसके अलावा महात्मा गांधी है ना, बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं के मार्गदर्शन से अंग्रेजों ने शोषणकारी शासन और आधुनिक विचारों को शिक्षा में प्रभावी कारण
आंदोलन में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया इन सभी को। इसके अलावा तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कई भारतीय ऐसे नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता से प्रेरित होकर भारत के अंदर क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए, क्या शासन की क्या चीज़ें होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे भी उन्होंने विचार दिए। सो होपफुली आज की इस नई वीडियो से आप सभी को बहुत वैल्यू मिली होगी और आप इसी प्रकार की अगर इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वेरियस लिंक दिए गए, जिस लिंक को फॉलो करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।